नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, अभी भारत की राज्य व्यवस्था कर रहे थे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमारा भाग नंबर 6 चल रहा था। भाग नंबर 6 के अंदर हमने 188 तक अनुच्छेद कवर कर लिए थे। ठीक है, 188 तक अनुच्छेद कवर कर लिए थे। इसके बाद में आज बारी है 189 यानी 189 की बारी है। तो 89 के अंदर देखेंगे क्या कुछ दे रखा है 89 से 199 तक। ठीक है, यानी आज लगभग लगभग हमारे 200 अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। और टोटल अनुच्छेद कितने हैं संविधान के अंदर? 395। 395 अनुच्छेद हैं, 200 कवर कर लिए। तो इसका क्या मतलब निकलता है भी? लगभग लगभग 50% भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, खत्म हो चुकी है। तो 50% खत्म हुई है, तो जो विद्यार्थी लगातार इस क्लास के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको 50% आनी भी चाहिए। जितना पढ़ा है ना, उसको उतनी पॉलिटिकल आनी भी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 189 के अंदर क्या दे रखा है। अनुच्छेद 189 के कुछ पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो देखते हैं, इस अनुच्छेद में विधानसभा अध्यक्ष सभापति के निर्णायक मत का उल्लेख मिलता है। निर्णायक मत किसको बोलते हैं? जैसे विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं ना, विधानसभा के अंदर 200 में से जैसे कोई भी बिल आया तो बिल पे 50-50% की सहमति मिलगी। कितने कितने परसेंट की सहमति मिलगी? 50% की सहमति मिलगी। 50% उस बिल को यस बोल रहे हैं और 50% उस बिल को ना बोल रहे हैं। फिर बचा कौन? बचा तो सिर्फ सभापति और अध्यक्ष ही बचते हैं विधानसभा और विधान परिषद के अंदर। तो इनका निर्णायक मत जिस ओर जाएगा उस ओर की क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। अगर इनका निर्णायक मत यस की ओर जाएगा तो बिल पास हो जाएगा, अगर इनका मत नो की ओर जाएगा तो बिल वहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए इसको निर्णायक मत बोलते हैं। भी सभापति और अध्यक्ष का जो मत होता है वो निर्णायक मत कहलाता है हमेशा ही। सामान्यतः सभापति अपना मत नहीं देता। अभी देख लेना, सामान्यतः का क्या मतलब होता है। सामान्यतः जो सभापति होता है ना, वो अपना मत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ज्यादातर बिल होते हैं वो अपने आप पास हो जाते हैं, यानी अपने आप उनके बहुमत के आधार पे सहमति बन जाती है। अगर कोई ऐसा विधेयक जिसके ऊपर 50-50% मतलब कि दोनों इक्वल के अंदर चलेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर जो सभापति या अध्यक्ष होगा विधानसभा का या विधान परिषद का सभापति होगा, तो वो अपना मत देगा। किसी विधेयक पर दोनों के मत बराबर हो जाएं तो सभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है। दोनों के जो मत हैं वो बराबर हो जाएं किसी भी विधेयक पर, ठीक है, तो सभापति अपना उस कंडीशन के अंदर निर्णायक मत देता है। अभी 2 के अंदर, राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर या विधानमंडल में कोई पद खाली होने पर उस सदन के कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं विधानसभा की। अभी आप कभी भी देख लेना, कोई भी काम हो, कोई भी विधेयक हो, तो 200 के 200 एमएलए कभी उपस्थित नहीं रहते। ठीक है, एक आध दो तीन चार पांच हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं। सेम कंडीशन होती है ना, आप स्कूल के अंदर पढ़ते थे, कोचिंग के अंदर पढ़ते थे। स्कूल के जैसे कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर जैसे आपकी 10वीं क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, तो कभी भी आप देख लेना कोई सा भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन 100 के 100 स्टूडेंट आए होंगे। एक दो तीन चार हमेशा एब्सेंट रहते थे। परमानेंट रेगुलर काम होता है एब्सेंट रहना। कभी कोई विद्यार्थी एब्सेंट हो गया, कभी कोई विद्यार्थी एब्सेंट हो गया। तो जब विद्यार्थी एब्सेंट होते थे तो तब स्कूल की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी ना रुक जाती थी, या टीचर ऐसे थोड़ी ना बोल देते थे भी आज वो विद्यार्थी नहीं आया तो आज हम काम नहीं करेंगे। काम तो स्कूल का उसी प्रकार से चलता था। सेम कंडीशन विधानसभा और विधानमंडल के अंदर होती है। एक आध कोई सदस्य एब्सेंट रह जाता है तो विधानमंडल की प्रक्रिया के अंदर कोई रुकावट नहीं आती। ठीक है, कोई रुकावट नहीं आती। यदि बाद में पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था और वह कार्य में उपस्थित रहा, यानी कोई भी व्यक्ति जिसको मत देने का अधिकार नहीं था या उसने मत दे दिया या किसी भी तरह से विधानमंडल के अंदर उपस्थित रहा, तो उसने कोई मत दिया है या किसी कार्यवाही में भाग लिया है, तो विधानमंडल की कार्यवाही विधि मान्य होगी। यानी जैसे क्या होते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति एब्सेंट रह गया, एब्सेंट रहने के बाद में उसने अपनी जगह पे और कोई बंदा भेज दिया, भी आज तू चला जा, मैं एब्सेंट हूँ। ठीक है, और कोई बंदा आके संसद उसकी विधानमंडल की किसी भी प्रक्रिया के अंदर भाग लेगा,
तो भाग लेने के बावजूद ये पता चल जाए कि वो बंदा तो भाग लेने का हकदार ही नहीं था या उसका मत देने का कोई अधिकार ही नहीं था, उसने अपना ऐसे ही मत दे दिया, तो उस कंडीशन के अंदर जिस चीज के ऊपर उसने अपना मत दिया होगा या अपना वोट दिया होगा, तो वो कंडीशन मान्य मानी जाएगी। ऐसा नहीं है भी एक बंदे के नए आने से या एक बंदा गलत आने से आपने सारा का सारा काम ही कैंसिल कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अभी 3 के अंदर देखते हैं, राज्य विधानमंडल के अधिवेशन के लिए कोरम का उल्लेख मिलता है। कोरम क्या होता है, जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं ना, तो 200 में से 1/10वां हिस्सा यानी द- एक 10वां हिस्सा, यानी 200 का कुल कितना हो जाएगा, 10वां हिस्सा 20। ठीक है, सदस्यों का बैठक में कोरम के कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से कोई भी शर्त मान्य होगी। जैसे अगर आपके पास 200 सीटें हैं तो 1/10, 200 का 1/10 आप सभी को पता है, आपने 10वीं क्लास के अंदर मैथ पढ़ा होगा, 1/10 तो आप निकाल ही लोगे ना। 1/10 का क्या मतलब होता है, राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं तो किसी भी कार्रवाई को करने के लिए कम से कम 20 व्यक्ति, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, 20 व्यक्तियों का विधानसभा के अंदर उपस्थित होना जरूरी होता है। अगर ये 20 व्यक्ति नहीं हैं तो कम से कम, अधिकतम देख लेना 20 राजस्थान के अंदर और न्यूनतम कम से कम 10 सदस्य होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी विधानमंडल की कार्यवाही शुरू नहीं हो पाएगी। कम से कम इतने सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए, यही बात 189 का पार्ट नंबर 3 बोल रहा है। यदि राज्य की विधान परिषद या विधानमंडल अधिवेशन के समय गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं हो पाता, गणपूर्ति और कोरम 1/10 सदस्य नहीं आ पाते, अध्यक्ष या सभापति का यह कर्तव्य बनता है कि वह सदन को स्थगित कर दे। मैंने आपको बताया था कि सदन को स्थगित करने का काम किसका है, जैसे 1 घंटे 2 घंटे 4 दिन 5 दिन के लिए स्थगित कौन कर सकता है, विधानसभा के अंदर अध्यक्ष और विधान परिषद के अंदर सभापति। सेम कंडीशन केंद्र के अंदर लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और राज्यसभा के अंदर सभापति। स्थगित कर दे, अधिवेशन को तब तक निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति का कोरम पूरा नहीं हो जाता, तब तक जब तक आपके 1/10 सदस्य विधानमंडल के अंदर उपस्थित नहीं हो जाते, सॉरी विधानसभा के अंदर, तब तक आप क्या कर दो, तब तक आप संसद की या विधानमंडल की कार्यवाही को रोक सकते हो। ये हक किसको है, अध्यक्ष और सभापति को है। अभी 190 के अंदर क्या दे रखा है, कोई एक व्यक्ति एक ही समय पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, भी कोई एक व्यक्ति है, जैसे राजस्थान के अंदर तो एक ही व्यवस्था है ना, विधानसभा ही है, विधानमंडल नहीं है, लेकिन 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद और विधानसभा भी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो विधान परिषद का भी सदस्य हो, भी आप विधान परिषद के अंदर भी एमएलए बन गए, एमएलसी, और विधानसभा के अंदर भी आप एमएलए बन गए, एक समय पर एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों सदनों की सदस्यता चुन लेता है तो उसे 10 दिन के भीतर एक सदन की सदस्यता के ऊपर त्यागपत्र देना पड़ता है। भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया भी जाता है भी जिसके पास दोनों सदनों की सदस्यता हो, विधान परिषद की भी हो विधानसभा की भी हो, तो उसको 10 दिन का टाइम दिया जाता है और 10 दिन के भीतर उसको क्या करना पड़ता है, विधानमंडल के किसी एक सदन से अपनी सदस्यता का त्यागपत्र देना पड़ता है। कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होता, यह तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता ही होगा। यदि विधानमंडल सदस्य अध्यक्ष या सभापति को अपना त्यागपत्र देता है तो ऐसा होने पर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा। ये चीज क्या है, यदि विधानमंडल का सदस्य एमएलसी और एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक है, अध्यक्ष या सभापति को अपना त्यागपत्र देता है, कोई भी सदस्य है या तो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा तो विधानसभा का सदस्य होगा, अगर वो सभापति को त्यागपत्र देगा तो विधान परिषद का सदस्य होगा। त्यागपत्र देता है तो ऐसा होने पर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा, अगर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा तो उस स्थान के ऊपर दोबारा से उपचुनाव करवाए जाते हैं, ये बात याद रख लेना। और आज वर्तमान के अंदर बहुत सी जगह पे उपचुनाव का प्रक्रिया चलती भी है। अध्यक्ष की त्यागपत्र स्वीकार करने से पूर्व सदस्य कभी भी अपना त्यागपत्र वापस ले सकते हैं। ऐसी कंडीशंस भी हैं, देखो
जितने भी नेता होते हैं ना उनको बहुत सी सुख सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, लेकिन वो सुख सुविधाओं का गलत यूज बहुत करते हैं। मेन दिक्कत तो यही है भारत के अंदर, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुख सुविधाएं मिलती है तो आप सुख सुविधाओं का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दिया तो त्याग पत्र देने के बाद में जो जिस सदस्य ने त्याग पत्र दिया था उसके पास यह अधिकार है भी वो त्याग पत्र को वापस भी ले सकता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के किसी सदन को लगातार 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अधिवेशन में अनुपस्थित रहना तो उसका स्थान लिखित घोषित हो जाएगा, अर्थात उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब निकलता है भी आप लगातार विधान परिषद को विधान मंडल को बिना बताए 60 दिन तक लगातार छुट्टी मार रहे हो, 2 मंथ की लगातार, तो आपका ये हक बनता है भी आप कम से कम विधानसभा या विधान परिषद को बता के छुट्टी ले सकते हो। लेकिन आपने कोई भी सूचना बिना दिए आप छुट्टी मार रहे हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। योग्यता होती है ना आपकी, तो उस योग्यता के अंदर अयोग्यता को आपको घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों के लिए शर्तें। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसको सॉरी सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है ये। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। अगर किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करना है तो यह कम लोग राज्य विधानमंडल के विधानसभा अध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति का होगा। यह अधिकार किसको होगा, या अगर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना है तो यह अधिकार किसका होगा, विधानसभा के अंदर अध्यक्ष का और विधान परिषद के अंदर किसका होगा, सभापति का। 192 के अंदर विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 191 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया, यानी वो पागल हो गया, वो किसी लाभ के पद पर है, वो दिवालिया हो गया, उसकी आयु 25 वर्ष नहीं है, उसकी आयु 30 वर्ष नहीं है, ये सब है, इन कंडीशन के अंदर अगर वो पाया जाता है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चित करके निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बाद में पता चलता है भी इसकी तो आयु 25 वर्ष नहीं है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, विधानसभा के अंदर आप एमएलए बन गए, एमएलए बनने के बाद में कोई आपका एंटी आता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है, यानी पुरानी आप डेट ऑफ बर्थ 25 वर्ष के हुए नहीं हो, आप 24 वर्ष के हो, तो वो फिर लगा सकता है भी ये एमएलए आपका अयोग्य है। और ये अयोग्य होने के बाद में फिर आपकी फाइल कहाँ पे जाएगी, राज्यपाल के पास में जाएगी और अंतिम फैसला राज्यपाल का होगा भी आपको योग्य घोषित करना है या अयोग्य घोषित करना है। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चित करने के लिए राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा। राज्य के अंदर हर एक के अंदर निर्वाचन आयोग होता है, तो अयोग्य घोषित करने के लिए राज्यपाल किसकी राय लेगा, निर्वाचन आयोग की, और ऐसी राय के कार्य करेगा और जो उन्होंने राय दी है उसके ऊपर कार्य करेगा। अनुच्छेद 193। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ के मैंने आपको बताया था, लेने या प्रतिज्ञान लेने से पहले अहिर्त न होते हुए निहिर्त किए जाने बिना बैठने और मत देने की शास्ति, यानी शपथ लेने से पहले आपको विधान परिषद की किसी भी प्रक्रिया के अंदर भाग लेने का हक नहीं मिलता। आपको पहले शपथ लेनी पड़ेगी, चाहे आप विधानसभा के अंदर हो चाहे आप विधान परिषद के अंदर हो। यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के आहित नहीं हूँ, निहत कर दिया गया हूँ, या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों में ऐसा करने का परिदृष्ट कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता हूँ, मत देता हूँ और प्रत्येक दिन के लिए जब तक वह इस प्रकार बैठता है मत देता है 500 रुपये शास्त्री का बागी होगा और राज्य का देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, देखो आप कहाँ पे क्या कुछ डिजर्व करते हो आपको तो पता ही है, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ये एमएलए को पता है भी मेरी आयु कंप्लीट नहीं है या कोई मेरे अंदर खामी है, मैं फिर भी विधानसभा के अंदर बैठा हूँ, मैं पागल हूँ, मैंने कर्ज ले रखा है, मेरा दिवालिया हूँ, ये सभी खुद को तो पता ही होगा ना, और किसी को पता हो ना हो लेकिन खुद को तो पता ही होता है।
तो इसके अंदर क्या दे रखा है भी, अगर ऐसा पाया जाता है कोई भी व्यक्ति वो लगातार बैठ रहा है संसद की प्रक्रिया के अंदर या विधानमंडल की प्रक्रिया के अंदर भाग ले रहा है, तो एक दिन का उसे, जब भी वो पकड़ा जाता है ऐसा करता हुआ, उसने कितने दिन के लिए बैठा है, जैसे 20 दिन के लिए बैठा, तो एक दिन का 500 रुपए के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है फिर। ठीक है, रोज का 500 रुपये, मतलब कि आप ऐसा करते हुए आप अयोग्य थे लेकिन फिर भी आपने 20 दिन तक लगातार उसके अंदर भाग लिया, तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना ले देना पड़ेगा। 500 रुपया एक दिन का। 194 के अंदर, 194 के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार आती, यानी विधानमंडल के जितने भी सदन होते हैं उनकी समितियां होती हैं, विधानमंडल की प्रक्रिया का नियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अभी स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? राज्य के विधानमंडल में उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई भी बात पर या किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी राज्य विधानमंडल का एमएलए है या एमएलसी है, उसने कोई भी ऐसी बात बोल दी, ठीक है, उल्टा सीधा बहुत बोलते हैं, आपको सभी को पता ही है, कोई भी ऐसा वर्ड बोल दिया या कुछ भी बोल दिया तो उसके खिलाफ न्यायालय के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एक तो इन्हें शक्ति प्राप्त है। 2 नंबर क्या है, विधानमंडल सदस्यता समितियों की तरह राज्य के महाधिवक्ता और राज्य के अन्य मंत्रियों को भी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अन्य मंत्रियों को और महाधिवक्ता को भी ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये भी बात याद रख लेना। अनुच्छेद 195 के अंदर बात करते हैं, क्या था, विधानमंडल सदस्यों के वेतन के बारे में बताया गया है। उनके वेतन और भत्तों के निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा के सदस्य यानी विधायक का वेतन कितना होगा, 40,000 रुपये प्रति माह होगा। 196 के अंदर विधेयकों को पेश करने या पारित करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। भी विधेयकों को कैसे विधानमंडल के अंदर रखा जाएगा, कैसे पारित किया जाएगा। धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 से 207 तक चर्चा है। धन विधेयक और अन्य जो वित्तीय विधेयक होते हैं ना, 198 से लेके 207 अनुच्छेद तक चर्चा है धन विधेयक से संबंधित। विधेयक उस राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में उत्पन्न हो सकता है जहां पे विधान परिषद है। यानी विधान परिषद है तो उस राज्य के अंदर 2 सदन है, अगर विधानसभा है तो 1 सदन है। और अगर विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही है तो उसमें से ये कंडीशन होती है भी आप विधेयक को विधान परिषद से भी कुछ शुरू कर सकते हो और विधानसभा से भी। और अगर विधानसभा ही है, जैसे राजस्थान के अंदर विधानसभा ही है, तो फिर तो विधानसभा से शुरू करना और विधानसभा नहीं खत्म करना है। इतना तो आप भी समझते हो। सेकंड नंबर के अंदर 197 से 198 के प्रावधानों के अधीन विधेयकों को विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल सदनों द्वारा पारित तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस सदन पर उस विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति न हो या बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के साथ जिन पर दोनों सदनों की कार्रवाई की क्या हो, जिन पर दोनों सदनों के साथ जिन पर सदनों की सहमति हो, ऐसे विधेयक होते हैं जो, जैसे राज्य के अंदर 2 सदन होते हैं, आप सभी को पता है, विधानसभा और विधान परिषद। और जिस राज्य के अंदर दोनों सदन हैं उस राज्य के अंदर क्या होता है, ये जैसे राज्य है यहाँ पे विधानसभा आ गई और यहाँ पे विधान परिषद आ गई, 2 सदन है प्लस क्या आ जाएगा, प्लस राज्यपाल आ गया, 2 सदन है। अभी अगर किसी राज्य के पास 2 सदन है तो कोई भी विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में या विधान परिषद से विधानसभा में जाएगा, लेकिन वो विधेयक तब तक मान्य नहीं माना जाएगा जब तक ये दोनों सदन अपनी सहमति न दे दें। सेम कंडीशंस केंद्र वाली होती है ना। किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित कोई भी विधेयक उस सदन के सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा। जैसे किसी भी राज्य के अंदर कोई भी लंबित विधेयक है, जैसे बजट स्तर शुरू हो रखा है तो बजट स्तर के अंदर कोई भी विधेयक है वो कंप्लीट नहीं हुआ और बजट स्तर का सत्रावसान कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, तो जो विधेयक बीच में पेंडिंग पड़ा है उस विधेयक को कभी खत्म नहीं माना जाएगा। दोबारा नेक्स्ट सत्र जब बैठेगा तो उस विधेयक के ऊपर जो कार्रवाई है उसे दोबारा फिर से शुरू कर दी जाएगी।
4 के अंदर किसी राज्य के विधानसभा द्वारा लंबित विधेयक और विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो विधानसभा के विघटन पर समाप्त माना जाएगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, ये ऐसे क्वेश्चन ना स्टेटमेंट वाइज जो पेपर होते हैं ना आपके, जैसे आरएएस हुआ, एसआई हुआ, जिनके ऊपर 4 लाइनें दे दी और पूछा गया असत्य कथन बताइए, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है, विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक, यानी विधान परिषद के अंदर कोई भी विधेयक लंबित पड़ा है, विधान परिषद के अंदर ही शुरू हुआ था और अभी तक वहां पे ही है वो, और विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, विधानसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया, और विधानसभा के विघटन, विधानसभा का विघटन हो जाता है तो उस विधेयक को क्या कर दिया जाता है, उस विधेयक को समाप्त नहीं माना जाता। कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है, अभी इसके अंदर विधान परिषद की बात हो रही थी जो 6 राज्यों के अंदर ही है, और यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है जो भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर है, ठीक है, लंबित है, या जो विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद में विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा ने पारित कर दिया और विधान परिषद के अंदर अटका हुआ है, विधानसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे विधानसभा की बात कर रहा है और यहाँ पे विधान परिषद की बात कर रहा है, दोनों के अंदर अंतर है, आप दोनों के अंदर अंतर देख लेना, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, लेकिन आप इस चीज को याद में रख लेना, यहाँ पे विधान परिषद की चर्चा और यहाँ पे विधानसभा की चर्चा है। 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन, यानी धन विधेयक के ऊपर, यदि विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद को पारीक्षित किए जाने के पश्चात विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर लिया जाता है और विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 3 माह से बीत गए हों, यानी किसी भी विधेयक जैसे विधान परिषद से शुरू हुआ और विधानसभा में आया, या विधानसभा से शुरू हुआ और विधान इसमें आया, विधानसभा से शुरू होके विधान परिषद के अंदर आया, और विधान परिषद का ये हक बनता है, अभी 3 माह तक की आपके पास अवधि है, 3 माह के बाद में उस विधेयक को अपने आप ही पास मान लिया जाता है। जैसे कोई भी विधेयक होता है ना, राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति को 14 दिन का ही समय है, 14 दिन के बाद में वो विधेयक अपने आप ही पास मान लिया जाता है, सेम कंडीशंस होती है। विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिसमें विधानसभा सहमत नहीं होती, यानी विधान परिषद के अंदर ऐसे संशोधन होते हैं उस विधेयक के अंदर जिसमें विधानसभा सहमत नहीं होती, तो विधानसभा विधेयक को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या किसी पश्चावर्ती सत्र में ऐसे संशोधनों सहित, यानी उस विधेयक के अंदर ही ऐसे संशोधन करेगी उसके बिना यदि कोई हो जो विधान परिषद न किए या सुझाए हैं या उसके विधान परिषद सहमत है, पुनः पारित कर सकेगी। विधान परिषद को यह हक है भी किसी विधेयक को पुनः पारित भी वो कर सकती है, इस चीज का याद रख लेना। तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद को पारीक्षित कर सकेगी, यानी एक बार विधान परिषद ने पारित कर दिया, विधानसभा ने पारित कर दिया और विधानसभा उस विधेयक को दोबारा देखना चाहती है, तो दोबारा विधान परिषद विधानसभा उस विधेयक को पास करके विधान परिषद के पास में भेज सकती है। 2 नंबर बात, यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दोबारा पारित किए जाने और विधान परिषद को पारीक्षित किए जाने के पश्चात विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 1 माह से अधिक बीत गया है या विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पास किया जाता है जिनमें विधानसभा सहमत नहीं होती, तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों सहित कोई हो, यदि कोई हो जो विधान परिषद ने किए हैं या सुझाए हैं और जिसमें विधानसभा की सहमत है और उस रूप में पारित किया गया है, तो समझा जाएगा जिसने भी वह विधेयक या विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया है, यानी इस कंडीशंस के अंदर भी आपको विधानसभा ही पावरफुल मिलती है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर देती है, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की उसको जो तारीख दी जाती है ना, उस तारीख के ऊपर उसने पारित नहीं किया गया या उस तारीख से भी 1 मंथ आगे चला गया, या विधेयक के अंदर जो संशोधन किए हैं और वो संशोधन विधानसभा ने पास नहीं किए, उस संशोधनों पर विधानसभा पारित नहीं है या विधानसभा सहमत नहीं है,
तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन जिन्होंने विधानसभा सहमत है, तो जिस संशोधनों पर विधानसभा सहमत है उस संशोधन के ऊपर पारित किया गया समझेगा और विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था, इस बात को माना जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक पर लागू नहीं होती, यानी इस अनुच्छेद की जो कोई भी बात है वो धन विधेयक पर लागू नहीं होती, सिर्फ संशोधनीय विधेयकों पर लागू होती है। अनुच्छेद नंबर 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अभी धन विधेयक होता क्या है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाता, विधान परिषद के अंदर धन विधेयक को दोबारा कभी नहीं भेजा जाता, ये चीज देख लेना। धन विधेयक देख राज्यपाल की पूर्वानुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा। पुनः स्थापित का यह मतलब होता है जैसे धन विधेयक पहले राज्यपाल से पूछना पड़ेगा, इसके बाद में विधानसभा के अंदर उसकी प्रक्रिया शुरू होगी अगर राज्यपाल सहमति देते हैं। धन विधेयक विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। इस दिन को याद रख लेना, वनडे एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में उसे पारित मान लिया जाता है। विधान परिषद विधेयक में न तो संशोधन कर सकती है और न ही उसे अस्वीकार कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है और सिफारिश को स्वीकार करना विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। यानी धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की शक्ति बहुत ही कम है, ठीक है। उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 दिन के अंदर उसने पास कर दिया तो ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर उसने पास नहीं किया गया तो विधानमंडल के द्वारा उस विधेयक को पास माना जाएगा और न ही उस विधेयक के अंदर संशोधन कर सकती है, सिर्फ सिफारिश दे सकती है विधानसभा को और विधानसभा उस सिफारिश को माने या ना माने ये विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। यदि विधानसभा विधान परिषद के किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए बिना विधानसभा द्वारा स्वीकार किए बिना संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया माना जाएगा। यानी विधानसभा उसे स्वीकार कर लेती है उसके बिना पास किए हुए भी, ठीक है। जैसे 15वें दिन उसने विधेयक पास नहीं किया तो 15वें दिन तो वो पास मान लिया जाएगा, और दूसरी बात विधानसभा ने भी वो पास कर दिया तो दोनों सदनों के द्वारा पास किया हुआ माना जाएगा। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों इकट्ठे हों उसे संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कोई भी धन विधेयक है तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेगा, यानी कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेगा, विधानसभा का अध्यक्ष लेगा। धन विधेयक सर्वप्रथम राज्य के विधानसभा में ही रखा जाता है। सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है, विधानसभा के अंदर रखा जाता है, इस चीज को आप याद रख लेना। 199 धन विधेयक की परिभाषा किसी पर अधिरोपण उत्पादन परिहार या परिवर्तन के लिए विनियमन को धन विधेयक समझा जाएगा। यानी कोई भी मामला धन से संबंधित है, आपको धन की आवश्यकता है, आपको किसी को कर्ज देना है, किसी से कर्ज लेना है, कोई भी विधेयक है तो वो किससे माना जाएगा, धन विधेयक से संबंधित माना जाएगा। राज्य द्वारा धन उधार लेने या प्रत्यावृत्ति देने या विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या किसी भी तरह से किन्हीं भी वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित किसी भी विधि का संशोधन धन विधेयक कहलाता है। धन से संबंधित कोई भी कार्य हो आपका धन विधेयक कहलाएगा। राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसे विधेयक या निधि द्वारा या जमा करने के लिए धन निकालना, यह भी धन विधेयक के अंतर्गत आ जाता है। राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग करना धन विधेयक के अंतर्गत आता है। राज्य की संचित निधि है तो राज्य के लोक लेखा से धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निगमन करना ही धन विधेयक के अंतर्गत आता है। यानी धन से संबंधित जितने भी काम है ना सारे के सारे कहाँ क्या माने जाएंगे, धन विधेयक माने जाएंगे, ठीक है। और धन विधेयक को सर्वप्रथम विधानसभा के अंदर रखा जाता है और 14 दिन का टाइम किसे दिया जाता है, विधान परिषद को दिया जाता है। जिस राज्य के अंदर विधान परिषद है 14 दिन के अंदर उसने पास कर दिया तो ठीक है, नहीं पास कर गया तो अपने आप पास किया हुआ माना जाएगा। कोई भी वो संशोधन नहीं दे सकती, सिर्फ सिफारिश कर सकती है और सिफारिश को माने या न माने ये विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। धन विधेयक 199 तक अनुच्छेद कवर कर लिए, 207 तक धन विधेयक के बारे में बताया गया, तो आगे फिर पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। तो अभी देख लेना हमारे नानक क्लासेस का प्ले स्टोर के ऊपर नानक क्लासेस का ऐप है, जिस ऐप के ऊपर आपको विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है और जिसके अंदर आपको पीटीआई सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, पीटीआई फर्स्ट पेपर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, रीट L1 की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज मिलेगी,
टॉपिक वाइज कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम आगे आने वाले साल के अंदर होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। सूचना सहायक की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। सैगणक की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान जिला दर्शन यानी 50 जिले जो नए बने हैं, अभी तो 53 हो गए, और 11 संभाग, इन सबको नवीनतम आंकड़ों के साथ टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। और इसके बाद में रीट मेंस की L1 की टॉपिक वाइज, रीट मेंस L1 और L2 की टॉपिक वाइज, और आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको चल रही है। तो आप किसी भी भर्ती के अंदर अगर शामिल होना चाहते हो या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए नानक क्लासेस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें। अगर कोई क्लास के अंदर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।